गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। देखिए, कल हम एक प्रोमिनेंट चैप्टर को पढ़े थे। हमने उस चैप्टर को बकायदे में आपको एक तरीके से समझाया। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, देखिए हर चैप्टर वनडे के एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा है। अभी तो हम चूंकि चैप्टर वाइज चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे कि उन सारे चैप्टरों का एमसीक्यू भी कराया जाएगा, तो आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सॉयल। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, सॉयल। इसको हम मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी। ये काफी ही अच्छा चैप्टर है और पढ़ने में आपको काफी अच्छा लगेगा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सॉयल, मिट्टी। मिट्टी। बच्चों, दिमाग में एक चीज लिखिए, रखिएगा कि जब हम सॉइल की बात करते हैं ना, तो उसके कई सेगमेंट की बात करते हैं। जैसे हम सॉइल की जब बात करते हैं तो इसके हम कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन। कंपोजिशन का अर्थ होता है, हम या इसको हम कह ले प्रोफाइल। इसका अर्थ होता है कि बनावट। क्या होता है? बनावट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मिट्टी किस चीज से बनी है, एक सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा क्या होता है कि साइज। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस मिट्टी का आकार कैसा है, आकार कैसा है। फिर हम क्या जानना की कोशिश करते हैं? टाइप्स। क्या करते हैं? टाइप्स, मतलब प्रकार। तो किसी भी मिट्टी में बच्चों तीन प्रकार के सेगमेंट होते हैं, उन तीन सेगमेंट को हमको पढ़ना पड़ता है। सिंपल सी बात है। अगर हम प्रोफाइल पे आते हैं, कंपोजिशन पे आते हैं, तो आप ये देखिए कि मिट्टियों में आखिरकार होता क्या है। मिट्टियों में बच्चों चार चीजें होती हैं। चार चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। पहला आपका क्या होता है? ह्यूमस। ह्यूमस, इसके बारे में हम भी बताएंगे कि ये वास्तव में ह्यूमस क्या है। एक्चुअली ये कार्बोनिक मैटर्स है। हम आपको ये कहें कि आप किसी जंगली क्षेत्र में या किसी ऐसे क्षेत्र में गए हैं जहां पे जल जमाव का क्षेत्र है, थोड़ा नमी है, तो क्या होता है कि पेड़ों के पत्ते, उनकी टहनियां, बाकी कुछ जो पार्ट्स होते हैं गिर के वहां पे सड़ने लगते हैं। सड़ने के बाद वो एक खाद की तरह बन जाता है। ठीक है, एसिडिक फॉर्मेशन में होता है, जिसमें इंडोल एसिड ज्यादा होता है ह्यूमस में, तो एसिडिक फॉर्मेशन में आ जाता है। ये काफी उपजाऊ होता है। कहते हैं कि जिन मिट्टियों में ये होता है वो मिट्टियां काफी उपजाऊ, फर्टाइल होती है। तो ह्यूमस तो ज्यादातर काली मिट्टी में और जंगली मिट्टियों में पाया जाता है, लेकिन मिट्टियों के कंपोजिशन में इसका एक इंपॉर्टेंस ही है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि 45% आपका क्या होता है? मिनरल्स होता है। क्या होता है बच्चों? मिनरल्स होता है। फिर आगे सी नंबर पे, सी नंबर पे हम फोकस करते हैं। अगला हमारा क्या है? 25% आपका क्या है? एयर है। भाई मिट्टियों में वायु भी तो होगा, एयर का कंपोजिशन भी होगा। कहते हैं कि मिट्टियां हवादार होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एयर पासिंग हो, ताकि सीड जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, बीज का अंकुरण सही तरीके से हो, फसल के जड़ों का विकास हो, जड़ें गहराई में जाए, है ना, मिट्टियों में कटाव ना हो। ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक सबसे बड़ी बात है, तो एयर तो होना चाहिए। डी नंबर पे हमारा क्या होता है? आपका नमी होता है। मतलब सॉइल वाटर के नाम से हम कह सकते हैं, वाटर के नाम से कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मिट्टियों की नमी। क्या कह सकते हैं? मिट्टियों की नमी। मिट्टियों की नमी, सॉइल वाटर। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में हमारा ये चीज होता है। तो अगर अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे बच्चों कि मिट्टियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप आंख बंद करके बता देंगे कि सबसे ज्यादा मिट्टियों में क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर फिर आपसे पूछा जाए कि मिट्टियों के कंपोजिशन में सबसे कम किस चीज की मात्रा होती है, तो आप बता देंगे कि किसकी सबसे कम मात्रा होती है? ह्यूमस की, कार्बोनिक मैटर की मात्रा होती है। ठीक है। अगले नंबर पे हम साइज की बात करते हैं बच्चों, साइज। तो साइज के आकार पे हम बता दें कि जो कंकड़ होता है वो सबसे बड़ा मिट्टी होता है। कंकड़। कंकड़ भी चूंकि मिट्टियों का बना होता है, जिसको हम एक तरीके से ग्रेवल के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी मिट्टी आपकी होती है ग्रेवल। उसके बाद अगली जो मिट्टी होती है वो आपकी क्या होती है? सैंड। सैंड, जिसे हम बालू कहते हैं। उसके बाद अगला जो आकार के हिसाब से जो मिट्टी होती है वो आपकी क्या होती है? सिल्ट। सिल्ट, जिसे हम गाद के नाम से जानते हैं। और ये गाद कहां पे? तालाबों और नदियों के किनारे भारी मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद
सिल्ट के बाद जो अगली जो सबसे छोटी मिट्टी होती है वो क्या होती है? क्ले होती है, जिसको हम मृतिका के नाम से जानते हैं। और जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वो आपके इसी से बनते हैं, मृतिका के नाम से। और ये जो चारों मिट्टियां जिसको हम आकार के हिसाब से डिनोट किए हैं, ये एक तरीके से एल्यूवियल टाइप की है, दोमट प्रकार की है। ये एक तरीके से दोमट प्रकार की है। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट चीज तो दो चीजें आपको पता चल गई सॉइल में, मिट्टियों के कंपोजिशन में। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स, प्रकार। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, 8 प्रकार का। इनका एक चार्ट है, मैं थोड़ा सा उस चार्ट पे हम फोकस करना चाहेंगे। तो चार्ट कैसे है देखिएगा, है ना। टाइप्स, क्या हम बात कर रहे थे? टाइप्स, प्रकार। हम इसको चार्ट के माध्यम से डिनोट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में चार्ट का एक बड़ा महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ही होता है। ठीक है, अगर चार्ट आपका अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, अब ये जानिए कि भारत में जो सबसे ज्यादा जो मिट्टियां है वो आपकी 45% वो कैसी है? एलुवियल टाइप का है, एलुवियल टाइप है, दोमट प्रकार की है, दोमट प्रकार की। और इसमें कई मिट्टियां होती हैं, इसमें 4 तरह की मिट्टियां आपको मिलेंगी, है ना। 4 तरह की मिट्टियां मिलेंगी, है ना। एक आपका इसके बारे में भी हम आपको बात करते हैं, 4 तरह की मिट्टियां मिलेगी, लेकिन 45% भारत के मैक्सिमम हिस्सा में यही मिट्टियां फैली हुई हैं। फिर अगले नंबर पे हम बात करते हैं, अगला जो हमारे मिट्टी का कंपोजिशन है बच्चों, वो आपका क्या है? 20% हम बात कर लेते हैं आपका रेड सॉइल का, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी मतलब भारत में दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है? रेड सॉइल। अच्छा, अब हम अगले नंबर पे बात कर लेते हैं बच्चों, अगले नंबर पे बात कर लेते हैं। अगला जो आपको मिलेगा वो आपका 18%, वो कौन सी मिलेगी? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी मिलेगी, मतलब भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। अगले नंबर पे बच्चों हम लेके चलते हैं आपको, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपको मिलेगा 2.3%, ये आपको मिलेगा फॉरेस्टिकल सॉइल। क्या मिलेगा? फॉरेस्ट्रिकल, फॉरेस्टिकल सॉइल, इसको बोलते हैं जंगली मिट्टी। क्या बोलेंगे? जंगली मिट्टी। ठीक है, ये 2.3%। अब बच्चों, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अब चूंकि अदर मतलब आपका क्या हो गया, ए बी सी डी, मतलब इतनी मिट्टियां हो गई। हम बात करेंगे अदर्स में, अदर्स में आपको कौन कौन सी मिट्टियां मिलेगी। तो 4 मिट्टियां हमने यहां पे देखा, हमने आपको बताया कि 8 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। तो अदर्स में आप देखिए कौन कौन सी मिट्टियां होंगी। एक होगा रेवाइन, रेवाइन सॉइल, जिसको हम ऊसर के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक आपका होगा लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये फॉरेस्टिकल सॉइल से बनता है, ठीक है। ये कैसे बनता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर अगला जो आपका मिट्टी है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको भी हम जान लेते हैं। अगला हमारा कौन सा मिट्टी आपको मिलेगा? लेटराइट, लेटराइट के अलावा एल्कालाइन, एल्कालाइन सॉइल, जिसको हम क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। फिर इसमें एक और मिलेगा जिसको एसिडिक सॉइल कहते हैं, एसिडिक सॉइल। इसका मतलब होता है ये क्या हो गया?
अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार बच्चों आप देखिए हमने 8 प्रकार की मिट्टियों को डिनोट किया यहाँ पे। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टियां पाई जाती है वो एलुवियल है। जाए तो सबसे कम जो मिट्टियां हैं वाइन टाइप का सॉइल मिलती है आपको, सबसे कम है। ये भारत के 0.3% हिस्से में फैली हुई है, मतलब बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार एक प्लान चला रही है कि जितने भी अनफर्टाइल लैंड एरिया है, अनफर्टाइल जो जमीनें हैं, अनुपजाऊ जमीनें हैं, जो ऊसर है, उनको लगातार सुधारा जाए, है ना। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ठीक, तो आपको समझ में आया है ये हमने कैसे पूरा क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। ये बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन है, जबरदस्त क्लासिफिकेशन है, ठीक, जिससे उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये हमारा क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, इसमें और चीजें बची हैं। हम यहाँ पे रेवाइन सॉइल को भी एक बार फिर जो है उसको क्लासिफाइड करते हैं, देखिए, क्योंकि क्वेश्चन उसे वनडे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, अब अगला अगला हम फोकस करते हैं रेवाइन सॉइल के बारे में। रेवाइन सॉइल, ऊषर। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये ऊषर कई नामों से जाना जाता है, कई नाम से। इसको कई नाम से जानते हैं, रेह कहते हैं, रेह कहते हैं। आप सुने होंगे कि जो कपड़ा धोया जाता है गांव में, जो वाशरमैन होते थे, आज के समय में भाई चूंकि टेक्नोलॉजी हो गई है, पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी समुदाय हुआ करता था, वो कपड़े धोने का काम करते थे, तो रेह मिट्टियों का इस्तेमाल करते थे। और रेह मिट्टियों में क्या था कि आपका भारी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, आपका पोटेशियम कार्बोनेट भारी मात्रा में पाया जाता है, जो एक तरीके से कास्टिक जैसा बिहेवियर रखता था, कपड़ों को साफ करने का काम करता था। रे सॉइल हो गया। उसके अलावा आपका अगला अगला क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कलर। क्या? कलर, इसको कलर के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको चापेन के नाम से भी जानते हैं, चापेन के नाम से जानते हैं। इसको चंबल के नाम से भी जानते हैं, चंबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब रे, कल्लर, चापेन। उसके अलावा इसको रकार के नाम से भी जानते हैं, रकार के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप उसमें भी देखिए कि रिवाइंड सॉइल को भी हमने क्या किया, कितने भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4 और 5, है कि नहीं बढ़िया चीज। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने बताया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट भारी मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी ऐसी मिट्टी है जहां पे सॉइल इरोजन की घटना या मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है, तो आपका क्या होगा आंसर में, चंबल मिट्टी होता है। ठीक है, चूंकि ये मध्य प्रदेश के इलाके में मुरैना का क्षेत्र, भिंड का क्षेत्र, जो यूपी से भी टच करता है, उन सब जगहों पे ये भारी मात्रा में पाया जाता है, जहां पे इतना सॉइल इरोजन हुआ कि बड़े बड़े खड्ड बढ़ गए, चंबल बन गया। जो हमेशा, अगर ये नाम जहन में आता है तो एक अंदर से एक अलग ही, है ना, भाव निकल कर आता है। तो ये हमारा एक तरीके से रिवाइन सॉइल के बारे में है। ठीक है, तो एक ये चीज। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम सॉइल को फिर आगे बढ़ते हैं, उसको पढ़ना चालू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों एलुवियल सॉइल से। किससे स्टार्ट करते हैं? एलुवियल सॉइल से, दोमट से। दोमट से स्टार्ट करते हैं, काफी अच्छा है। हेलो, अरे गुरुदेव बोले 10-15 मिनट पढ़ाने दीजिए, तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं। वही पढ़ा रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। हाँ, तो देखिए एलुवियल सॉइल, अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें कई तरह की मिट्टियां आती हैं। जैसे आप बांगर की बात करते हैं, इसमें आप सादर की बात करते हैं, इसमें आप जलोढ़ की बात करते हैं,
जलोढ़ जिसको हम फ्लडेड के नाम से जानते हैं, ये खादर है, बांगर है ना। कुछ मिट्टी को हम, है ना, भाबर भाबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका खादर, फ्लडेड, फ्लडेड, ये मिट्टियां। तो हम दोमट को हम चार भागों में क्लासिफाइड कर दिए। सोचिए कि जलोढ़ मिट्टियां जो ऐसी होती है, कहते हैं कि इसको भारत की सबसे नई मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई मिट्टी। क्योंकि लगातार जब नदियों में बाढ़ आता है तो भारी मात्रा में वो बाढ़ क्या होता है, मिट्टियों को ला के एक तरीके से, है ना, अ, जो पहले की मिट्टियां उनके ऊपर जमा दिया जाता है, एक परत के रूप में जमा दिया जाता है। तो ये नई मिट्टियां होती हैं। ये क्या होती है? नई मिट्टियां होती हैं। जैसे पंजाब से लेके आप गोरखपुर के तराई क्षेत्र को, वो पूरा तराई बेल्ट है, उस इलाके तक को में देखेंगे तो आपको नई मिट्टियां मिलेंगी। हालांकि क्या होता है कि इसमें एक ही फसल हो पाता है। क्यों? क्योंकि बारिश वाले सीजन में जब इसमें बाढ़ आएगा तो उस समय धान की खेती नहीं हो पाती है। लेकिन एक फसल जो होती है बहुत दमदार होती है, बहुत अच्छी होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक खादर मिट्टी। चूंकि नई मिट्टियां जमते जमते जब थोड़ी सी ऊंचाई हो जाती है तो वो खादर मिट्टियां कहलाने लगती है। खादर मिट्टियों की कहा जाता है कि ये भारत की सबसे सबसे उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है, मतलब हाईली फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन बट इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो भारी मात्रा में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके हम गेहूं और चावल की फसल का उत्पादन करते हैं। अच्छा, जो बांगर मिट्टियां होती है थोड़ी सी कंकड़ीरी टाइप की होती है। हरियाणा और पंजाब में ऐसी मिट्टियां देखने को मिलती हैं। जैसे हरियाणा का कुरुक्षेत्र का मैदान क्या है, एक तरीके से वो आपका बांगर है, पेबल्स टाइप के है। मतलब यहाँ पे कंकड़ मिलेंगे, मतलब पेबल्स टाइप मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे आपको। जहां पे बबूल या अन्य तरह की कीकड़ के, अन्य तरह की जो है झाड़ियां उगाती हैं, ठीक है। तो ये दोमट टाइप का ही होता है। एक भाबर होता है, ये इसको कहा जाता है बोल्डर टाइप। क्या कहा जाता है? बोल्डर्स टाइप, बोल्डर्स टाइप। बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आपको मिलेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जब उत्तर भारत की नदियां निकलती हैं माउंटेन रेंज से, जैसे ही वो भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती है गायब हो जाती है। क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर रहे होते हैं, इनविजिबल फॉर्म में आ जाती है, पता नहीं चलता है कि नदियां गई कहाँ। फिर वो नदियां फिर क्या होती है, जब बांगर क्षेत्र में निकलती हैं तो धीरे धीरे विजिबल होना चालू हो जाती है। हालांकि बांगर क्षेत्र में भी उतना विजिबिलिटी नहीं दिखती है, लेकिन जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो वो नदियां समझ में आती है कि हाँ नदियां हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज ये होती है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल को हमने चार टाइप को कहा। तो हमने कहा ना कि एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा जो सुटेबल होता है वो किसके लिए होता है? सीरस के लिए, मतलब अनाज के लिए। अनाजों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। और उसमें भी गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। मतलब आप व्हीट का कल्टीवेशन या पैडी कल्टीवेशन इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो दोमट कहाँ पे मिलेंगे, तो आप जो नदियों का क्षेत्र है, मान लीजिए गंगा का क्षेत्र, जो गंगा बेसिन का क्षेत्र है, ठीक है, बेसिन का क्षेत्र, आगे हम इसको बारे में भी पढ़ाएंगे बेसिन क्या होता है, ठीक है। जहां पे वाटर कैचमेंट एरिया होता है, जहां पानी आपस में कुछ नदियां मिलती हैं, जहां नदियों की कई धाराएं आपस में मिलती हैं, उस जगह को वाटर शेड अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसको बेसिन के नाम से जानते हैं, जहां आसपास दोमट मिट्टियों का जमाव बहुत अच्छा होता है। तो गंगा का क्षेत्र हो गया आपका, गोदावरी का क्षेत्र हो गया, है ना, कृष्णा नदी का क्षेत्र हो गया, कावेरी नदी का क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका महानदी का क्षेत्र हो गया। तो इन सब नदियों के किनारे आसपास जो है भारी मात्रा में दोमट मिट्टियों का जमाव आपको मिलेगा। तो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है, अब भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर स्टेट वाइज हम इसको उठा के देखें, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यहां तक ये मिट्टियां फैली हुई हैं। दक्षिण में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है कि नहीं, कर्नाटक तक ये मिट्टियों का भारी जमाव है। मतलब ठीक ठाक ये मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हम एलुवियल सॉइल के बारे में आपको बात की है, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट्स है बच्चों, वो आपका क्या है? रेड सॉइल। लाल मिट्टियों की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल मिट्टियां लाल क्यों होती हैं? तो चूंकि इसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता, आयरन ऑक्साइड की अधिकता मिलेगी, तो इसी वजह से इनका कलर जो है लाल होता है। ठीक है। एक और चीज हम आपको बता दें, यहाँ पे नोट के तौर पे हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए जिस पर्टिकुलर एरिया में लाल मिट्टियां हैं, अगर वहां पे बहुत धुआंधार बारिश हो रही है, मतलब एवर टू 200 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा अगर बारिश हो रही है, तो क्या होता है, उसमें से आयरन पार्टिकल्स निकल जाते हैं, वही मिट्टियां पीली मिट्टी में बदल जाती है। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की खास बात क्या है कि तमिलनाडु में लाल मिट्टियों का कंसंट्रेशन, लाल रेड सॉइल ज्यादा है। लेकिन वही हम केरल ले लेते हैं, तो केरल में आपका क्या है, पीली मिट्टियां हैं, मतलब येलो टाइप सॉइल, येलो टाइप सॉइल, पीली मिट्टियां। क्यों? क्योंकि केरल के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, वहां पे धुआंधार बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयरन के पार्टिकल्स निकल जाते हैं, वो मिट्टियां एक तरीके से पीली मिट्टी बदल जाती है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये रेड सॉइल के बारे में कहता है। रेड सॉइल की बात ये कह रहे हैं कि इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी कमी होती है। आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, फोरस की भारी कमी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी कमी होती है। ठीक है बच्चों। एक और चीज ये कहे कि ये मिट्टी किस लिए उपयुक्त है, तो ये मिट्टी दो फसलों के लिए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। आपका पोटैटो है ना, आलू के फसल के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। ये मिट्टी काफी अच्छी मानी जाती है। जहां जहां पे आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश में एटा, इटावा, मैनपुरी। ठीक है। तो जहां पे राहुल गांधी ने स्पेस दिया था आलू से सोना बनाना, इस चीजों को एक डिस्प्यूट के रूप में, रॉन्ग वे के तरीके के रूप में लिया गया, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र काफी भारी मात्रा में आलू का उत्पादन करता है। और आलू को लेकर वहां पे थोड़ा सा किसान जो है बड़े पजेसिव होते हैं। हालांकि वो जितना प्रोडक्शन करते हैं उस हिसाब से उनको उसका वैल्यू या उसकी कीमत नहीं मिल पाती है, तो ये एक मैटर बनता है। तो आलू के लिए काफी अच्छा होता है। उसके अलावा मिलेट, मोटे अनाज के लिए काफी अच्छा माना जाता है। मोटे अनाज, मोटे अनाज में हम देखें तो ज्वार और बाजरा इस तरह की मिट्टियों के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। अगर रेड सॉइल का हम देखें तो ये कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, तो आपको ये महाराष्ट्र में मिट्टियां ज्यादा मिलेगी, आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। फिर ठीक है, आपका तमिलनाडु में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेगी, मध्य प्रदेश में ये मिट्टियां ठीक ठाक मिलती है। मध्य प्रदेश के बाद आपका आंध्र प्रदेश में ये मिट्टियां मिलती हैं, तेलंगाना में मिलती हैं, तेलंगाना में मिलती हैं। तो ये मिट्टियां, ये हम रेड सॉइल के बारे में हमने आपको बात किया। ठीक है। तो जिसे उठा के एक तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जो अभी हमने ये बारिश वाला हमने जो प्रसंग छेड़ा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे लाल मिट्टियां ही एक तरीके से पीली मिट्टियों में बदल जाती हैं ड्यू टू ऑफ द हैवी रेन। ठीक है, ये चीज है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आगे हम ब्लैक सॉइल के बारे में लेते हैं। अच्छा, जब हम ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, काली मिट्टी, काफी इंपॉर्टेंट जाता है। इसके बारे में एक ग्राफ है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। एक सबसे पहली चीज बच्चों ये जानिए कि इस मिट्टी को एक नाम से जाना जाना जाता है। इसे ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। इसका मतलब ज्वालामुखी मिट्टी का मतलब हो गया वोल्केनो सॉइल, वोल्केनो सॉइल, इसे ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं। क्योंकि इसका फॉर्मेशन किससे होता है, ज्वालामुखी से होता है।
और ज्वालामुखी, चूंकि जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में कोलिजन उनका होता है तो क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। आपको ये मोस्टली ज्यादातर आपका आपका इनर क्रस्ट और या फिर अपर मेंटल के एरिया में होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां बैसाल्ट की चट्टानें पिघल कर मैग्मा के रूप में बाहर आती हैं। हालांकि जब मैग्मा बाहर की तरफ आ जाता है, लावा की तरफ आ जाता है, जैसे महाराष्ट्र का दक्कन प्लेटू, तो दक्कन प्लेटू अगर लावा बाहर की तरफ आ जाता है तो वो एक तरीके से काली मिट्टियों का बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है। तो ये क्या है, तो ये वोल्केनो से बना है, बैसाल्ट की चट्टानें पिघल के बनाती है इसको। ठीक है, तो ये पहला कंटेंट है कि इसे हम क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, इसे एक और नाम दिया गया है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसे रेगुर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। हाँ, सी वाला पॉइंट ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, कपासी, कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल, क्योंकि कपास की इसमें धुआंधार खेती होती है। अच्छा, एक और चीज है, डी पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। डी पॉइंट हमारा वो भी काफी अच्छा है। जैसे यहां पे क्या है खास बात, इस मिट्टी में राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया भारी मात्रा में पाए जाते हैं, होते हैं, मतलब एक्सेसिस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। इनको क्या कहा जाता है, राइजोबियम बैक्टीरियम बैक्टीरिया को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इनको क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ये इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, बाद में ये यूरिया का काम करने लगता है। ठीक है, तो अब ये चूंकि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि आप ये जानिएगा कि लाल मिट्टी में लेग्यूम्स क्रॉप्स की खेती सबसे ज्यादा होती है, दलहनी फसलों की, जिसमें मटर और चना है। तो आप देखेंगे इनके जड़ों में गांठ होता है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया सफिशिएंट मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे मिलेंगे, लेग्यूम्स क्रॉप्स में। क्या, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स क्रॉप्स में, दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में, तो दलहनी फसलों में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डी पॉइंट हमारा हो गया। आगे हम बढ़ते हैं लाल मिट्टियों में। लाल मिट्टियों का इसमें नमी धारण की क्षमता ज्यादा होती है, नमी धारण की क्षमता ज्यादा होती है, मतलब वाटर गेनिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप कभी लाल मिट्टी को उठा के रखिएगा, एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप कटोरी में रखेंगे, थोड़ा सा पानी देखिए, कुछ देर बाद क्या होगा कि पूरा एकदम नमी गेन कर लेगा, पूरा वाटर गेन कर लेगा, वो एकदम पूरा गीला चिपचिपा हो जाएगा। तो वाटर गेनिंग कैपेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है। एक और चीज होता है कि ई एफ, अगला पॉइंट जो है, इसमें दरारें बहुत तेजी से पड़ती हैं, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, मतलब क्रैक्स। आप कभी देखिए काली मिट्टियों में खास बात यह है कि जब फसल फसल अगर हुआ तो फसल को क्रॉपिंग कर दिया जाता है, काटने के बाद उस मिट्टी को तुरंत जोत दिया जाता है, क्योंकि जब क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाते हैं, तो नीचे की नमी क्या होती है, ऊपर आ जाती है, और धीरे धीरे वो नमी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो काली मिट्टी का खेत है, वहां पे फसल काटने के बाद उसकी जुताई करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती है, अगर नमी गेनिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है तो नमी डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी भी ज्यादा होता है इसका। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे इसमें खट्टे फलों की खेती भी अच्छी होती है, मतलब खट्टे फलों के खेती के लिए उपयुक्त, मतलब खट्टे फल की खेती भी अच्छी होती है। सिट्रस फ्रूट्स कल्टीवेशन इसमें धुआंधार होता है, तो इसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है काली मिट्टी। और हम अगर हम देखें,
अगर हम इसको स्टेट वाइज हम क्लासिफाइड करें तो ये आपकी मिट्टियां सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पे मिलेंगी आपको? ये मिट्टियां आपको एमपी में भी मिलेंगी, महाराष्ट्र में मिलेंगी, गुजरात में मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में मिलेंगी, है ना, ईस्ट यूपी में भी मिलती हैं, है ना, वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगी आपको। तो इस जगहों पे ये मिट्टियां भारी मात्रा में पाई जाती हैं, काली मिट्टियां, ठीक है। तो ये चीज है। तो दलहनी फसलों के लिए भी ये उपयुक्त मानी जाती है, हायर सीड तिलहनी फसलों के लिए भी ये उपयुक्त मानी जाती है। इसमें खट्टे फलों की भी खेती बहुत अच्छी तरह से की जाती है। तो मतलब ये मिट्टियों का काफी कंट्रीब्यूशन है। हम्म। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे जो महाराष्ट्र का दक्कन प्लेटू है, वो इस मिट्टी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो दक्कन प्लेटू है। तो चलिए हम आगे फिर पॉइंट पे बढ़ते हैं, सारा क्लियर करके। अब हम बात करेंगे फॉरेस्टिकल सॉइल का। सॉइल, हम जंगली मिट्टी का बात करेंगे। जंगली मिट्टी, बात ये होती है कि जंगली मिट्टी पाई कहाँ जाती है ना? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जंगली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जंगली मिट्टी जो है दो जगहों पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, दो जगहों पे। एक आपका है ना पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट का इलाका कहां से है? आप ये जान लीजिएगा कि गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, राष्ट्र प्लस गोवा प्लस कर्नाटक और प्लस केरल, पूरा पश्चिमी घाट यहां तक पूरा फैला हुआ है। ये पूरा जो रीजन है फॉरेस्टिकल सॉइल के लिए बड़ा फेमस है, जंगली मिट्टियों के लिए। अच्छा, हमने आपको बताया था कि काली मिट्टी में भी बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है और जंगली मिट्टी में भी बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, फर्टाइल तो काफी होती है। और दूसरे नंबर पे आपको ये मिट्टी कहाँ मिलेगी? ईस्टर्न हिमालय रीजन, है ना, ईस्टर्न हिमालय, हिमालय एरिया, मतलब पूर्वी हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र यहाँ पे। चूंकि अब देखिए दोनों ऐसी जगह है जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाईली रेनफॉल, अगर हम ये कहें हाईली रेनफॉल है, रेनफॉल है, हाईली रेनफॉल, मतलब कितना, किससे, मतलब एबव टू 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो जंगली मिट्टियां वहां पे मिलेंगी जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो एक तो दिमाग में आपको ये रख लेना है। अच्छा, अब ये बात होता है कि ये मिट्टी किस लिए सुटेबल होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है कि ये मिट्टी किस लिए सुटेबल होती है। मैं आपको बता दूं कि ये मिट्टी हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसको हम बागवानी, बागवानी कृषि के नाम से जानते हैं। अब बागवानी कृषि में आप सिंपल से समझ लीजिएगा। अब जैसे हम कर्नाटक को ले लेते हैं, तो अगर हम कर्नाटक ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया था कि कर्नाटक इस जोन में आता है, कर्नाटक ले लेते हैं तो यहाँ पे कॉफी की खेती धुआंधार होती है। अगर हम वही असम ले लेते हैं, असम एंड वेस्ट बंगाल ले लेते हैं, तो यहाँ पे चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, महाराष्ट्र को ले लेते हैं, महाराष्ट्र मतलब नासिक के आसपास के पहाड़ियों का इलाका पूरा क्षेत्र है, तो यहाँ पे संतरे की खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु ले लेते हैं प्लस केरल ले लेते हैं, तो और उसके साथ एक और राज्य हम जोड़ लेते हैं असम, तो आप देखेंगे यहाँ पे काजू के बागान बहुत मिलेंगे, कैश्यू, कैश्यू, काजू के बागान बहुत मिलेंगे आपको, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। अच्छा, जो तमिलनाडु है यहाँ पे नीलगिरी की चाय फेमस है, नीलगिरी की चाय काफी फेमस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हॉर्टिकल्चर का हमने आपको बताया। अच्छा, एक और चीज है, हम एक और जगह को ले लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल को ले लेते हैं,
हिमाचल को। तो यहाँ पे सेब की खेती, एप्पल की खेती बहुत धुआंधार होती है। हालांकि हिमाचल में ग्रीन एप्पल होता है, जम्मू कश्मीर में रेड एप्पल होता है ना। तो यहाँ पे अच्छी खेती होती है। तो हॉर्टिकल्चर का यही है। हम्म। बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं कुछ चीजें और है। अच्छा, ध्यान देते हैं कुछ चीजों पे। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आपको लेते हैं लैटराइट सॉइल के रूप में, नोट के तौर पे लेते हैं। लैटराइट, लैटराइट सॉइल को लेते हैं। लैटराइट मिट्टी को लेते हैं। तो अब देखिए, लैटराइट मिट्टी की एक अलग खास बात है, इसकी अलग ही खास बात है। सिंपल सी बात है, अगर हम मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाके में हम एक चट्टान बना देते हैं कि इस तरह का चट्टान है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब धुआंधार वर्षा होती है, मतलब हैवी रेन, अगर हैवी रेन हो रही है तो फिर क्या होती है कि चट्टानें टूटती हैं। चट्टानें टूटती हैं, इसके पार्टिकल्स टूटने लगते हैं। टूटने के बाद क्या होता है कि जो वैली एरिया होती है, जो घाटियां होती हैं, मतलब वैली एरिया एरिया जो घाटियां होती है, वहां पे इस मिट्टी का एक तरीके से कंसंट्रेशन हो जाता है, जमा हो जाता है। घाटियों में, कहां पे बच्चों? घाटियों में। दिमाग में रखना है, कहां पे जमा होता है? घाटियों में, है ना? घाटियों में होता है। तो ये लैटराइट सॉइल हो जाएगा सॉइल। अब जब घाटियों में जमा हो जाता है, तो अब ये मिट्टी भी क्या होता है कि फॉरेस्टिकल एरिया में पाई जाती है, तो ये भी हॉर्टिकल्चर के लिए सुटेबल होती है। आपका सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर। ये भी हॉर्टिकल्चर के लिए सुटेबल मानी जाती है ना। तो इस तरह से बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है, ये चीजें। तो हमारा ये लेटराइट सॉइल का एक फॉर्मेशन हो गया। लेटराइट सॉइल के बाद हम अगली तरह पे चलते हैं। हम किस बात पे चल रहे थे? हम रेवाइन सॉइल पे। लेटराइट के बाद रेवाइन सॉइल पे, ऊसर मिट्टी पे। रेवाइन सॉइल, ऊसर। तो हमने बताया ना कि ऊसर की मात्रा बहुत कम है। तो भारत में करंट डेटा देता है कि 0.3% के आसपास है, जितना सॉइल सॉइल का एरिया है। ये कहा जाता है कि भारत में 193 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। तो भाई पर्टिकुलर खेती की जाती है तो सॉइल एरिया में की जाती है, तो उस पूरे एरिया का 0.3% है। अच्छा, गवर्नमेंट एक काम क्या करती है कि जो रेवाइन सॉइल होता है, इसमें जिप्सम मिलाकर, ये लोग क्या करते हैं कि इसमें जिप्सम मिलाकर इसको खेती के लिए उपयुक्त बना देते हैं, है ना। और उसमें दो तरीके की खेती सबसे ज्यादा होती है, या तो चावल होगा बहुत अच्छी तरीके से, या तो फिर आपका क्या होगा? गन्ना होगा। ठीक है। अब ऊसर में दो चीजें होती हैं। ऊसर में बच्चों मैं बता दूं कि मान लीजिए सपोज दैट ये ऊसर है, ये हमने मान लिया ऊसर है, इस पूरे पूरे मिट्टी को मान लेते हैं। थोड़ा सा आप इसको समझिए। तो ऊसर में दो चीजें होती हैं। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए हम ऊसर में ये चीज मान लेते हैं कि अगर ऊसर में अगर पानी आ रहा है, तो पानी का जमाव होता है, तो क्या होता है कि चूंकि होना ये चाहिए कि बीच बीच में, देखिए हम थोड़ा सा आपको बना रहे थे, थोड़ा सा मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर पानी जमा हो रहा है, अगर पानी का धुआंधार जमा हुआ और वो पानी लगा हुआ है, लंबे समय तक लगा हुआ है, मतलब वाटर लॉगिंग लंबे समय तक हुआ है, तो इसमें भी आप खेती नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट ऐसा हो जाए कि अगर पानी आप इसमें भरे, पानी भरने के बाद क्या हुआ कि वो पानी सीधे क्या हो जाए, ऐसे कैपिलर ट्यूब्स बने हो, उस वो पानी क्या होगा? सीधे जमीन के अंदर में चला जाए।
तुरंत पानी भरे तुरंत पानी गायब, तो उस स्थिति में भी आप खेती नहीं कर पाएंगे। मतलब ऊसर में या तो जल जमाव होता है या फिर पानी रुकता नहीं है, नहीं है। तो ये एक तरीके से ऊसर का होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये हमने एक तरीके से मिट्टियों के बारे में क्लासिफिकेशन दिया। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ऊसर मिट्टियों को लेके। तो उस मिट्टियों में हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो आपका क्या होता है, मतलब जो सॉइल इरोजन होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है। हमने आपको बताया कि चंबल मिट्टी में होता है सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन। हमने आपको रे के बारे में भी बता दिया कि इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट भारी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसको कास्टिक सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अच्छा हम अम्लीय और क्षारीय मिट्टियों की हम बात करते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय मिट्टियों की जब हम बात करते हैं, तो जब हम क्षारीय मिट्टी की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझिए। क्षारीय मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉइल की हम अगर बात करते हैं, तो इसकी खास बात क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव की वजह से क्या होता है, मिट्टियां क्षारीय हो जाती हैं। नहरों के चारों तरफ ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, जहां पे नहरों के चारों तरफ खेत है, तो चूंकि क्या होता है कि लगातार नमी होने की वजह से वो नमी काफी गहराई तक पहुंच जाती है और नीचे से कैल्शियम कार्बोनेट आके क्या करते हैं कि खेतों के ऊपर जम जाते हैं और धीरे धीरे मिट्टियां क्षारीय हो जाती है और बर्बाद हो जाती है ना। तो वो क्षारीय मिट्टियां होती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस तरह के इरिगेशन पैटर्न को धीरे धीरे खत्म किया। आप सोचिए, देश की आजादी के बाद तक 80 तक नहरों का कंट्रीब्यूशन 75% हुआ करता था। ये घटते घटते कितना हो गया, 23% हो गया, है ना। लगातार गवर्नमेंट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पे बात कर रही है कि माइक्रो इरिगेशन पैटर्न लाया जाए, तभी जाके है ना देश को बचाया जाएगा, खेतों को बचाया जाएगा। क्योंकि भारी मात्रा में जो पानी होता है वो कहीं न कहीं मिट्टियों को बर्बाद कर देता है। एक ही ये चीज है, ठीक है। अब अब मान लीजिए, अब ये बहुत सारा मिट्टियां ऐसी होती है जहां पे सोडियम की भारी जमाव की वजह से, कैल्शियम पोटेशियम की भारी जमाव की वजह से वो एक तरीके से एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो भी मिट्टियां सही नहीं होती हैं। जैसे जो दलदली मिट्टियां होती हैं उनकी भी खास बात यही होती है, दलदली मिट्टियां, तो ये भी अनफर्टाइल होती है, उपजाऊ नहीं होती है। तो ये हम एक तरीके से पूरे मिट्टियों के बारे में हमने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है बच्चों, अगले जो चैप्टर होगा, अभी मिट्टियां का चूंकि पार्ट 1 है, अगला भी पार्ट 2 आएगा, उसमें जो बचे कुचे जो कंटेंट होंगे उस पे हम फोकस करेंगे, है ना। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है मिट्टियों में, जिस पे फोकस किया जाएगा ताकि आपको एक बढ़िया सा अच्छा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, आज के लिए यही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों, ओके।